हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग छात्रों। आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 202 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की यूनिट 4 लास्ट यूनिट इनोवेशंस इन क्लासरूम मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज कि क्लासरूम एज ए सब सिस्टम ऑफ स्कूल सिस्टम। कक्षा कक्ष विद्यालय प्रणाली की उपप्रणाली एवं विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। विद्यालय समाज जो प्रणालियां हैं, सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उसके अंतर्गत विद्यालय को कैसे सिस्टम माना गया है, सोशल सिस्टम माना गया है, एक सामाजिक प्रणाली के रूप में किस तरीके से उसको माना गया है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए ये जो इसमें से क्वेश्चन आपका आता ज़रूर है। 4th जो यूनिट है, लास्ट यूनिट है, इसमें 2-3 टॉपिक हैं, ये इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। पहले हम बात करते हैं विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली। विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में कैसे है। अगर हम बात करें विद्यालय की जो स्थापना होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कम्युनिटी का ही हाथ होता है, एक समुदाय होता है, ठीक है, जिसके जो शैक्षिक लक्ष्यों की जो पूर्ति के लिए इसका ही आविर्भाव जो शैक्षिक जो लक्ष्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशन के, उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इसकी विशेष भूमिका होती है विद्यालय की, ठीक है। विद्यालय का भी एक अपना एक समुदाय होता है, एक कम्युनिटी होती है, जिसके अंतर्गत जो सदस्य आते हैं वो प्रबंधन मंडल, मैनेजमेंट कमेटी, टीचर्स, स्टूडेंट्स और जितने कर्मचारी हैं, माली, पानी पिलाने वाला, स्वीपर, ठीक है, लाइब्रेरियन, जो पूरा उसमें जितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो सब इसके सदस्य कहलाते हैं, समुदाय के, विद्यालय समुदाय के, विद्यालय कम्युनिटी के, स्कूल कम्युनिटी के, ठीक है। विद्यालय भी एक तरीके से सामाजिक प्रणाली है, सोशल सिस्टम है, जिसमें उसकी बहुत सारी अनेक उप प्रणालियाँ हैं, सब सिस्टम हैं, प्रबंधक, शिक्षक, विद्यार्थी, कार्यालय, लिपिक वर्ग, ठीक है, स्थानीय समुदाय जो आपस में व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को समग्र रूप से विद्यालय की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको ग्रिफिथ्स ने परिभाषित किया है कि परस्पर व्यवहार जन्य इस विद्यालय प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना गया है, मतलब उसको कंबाइन माना गया है। परस्पर एक दूसरे से जो व्यवहार करते हैं, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, क्लर्क, सब आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहता है, सबका आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, ठीक है। सपोज टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या व्यवहार है, पढ़ाना, स्टूडेंट का टीचर के साथ मतलब पढ़ना, लाइब्रेरी से बुक्स लेना, तो लाइब्रेरियन और स्टूडेंट के बीच में ये रिलेशन हो गया कि हाँ वो बुक्स लेते हैं। तो इस तरीके से परस्पर व्यवहार को कंबाइन सम्मिश्रण कर दिया जाता है उसका। सिस्टम में भी सिंपली डिफाइंड एज ए कम्प्लेक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल जो इंटरेक्शन है उसके बारे में इन्होंने कहा है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में जॉन वांको ने जो कहा है वो एक प्रणाली, इन्होंने कहा है एक प्रणाली यानी एक सिस्टम, एक प्रणाली परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर भागों की मेखला के रूप में है और किसी भी उपप्रणाली भाग का प्रभाव समग्र प्रणाली पर पड़ता है, ठीक है। ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया है इसमें, तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि इसके रेखा चित्र के द्वारा कि विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है पहला, ये आप देख रहे हैं, एक ये है, तो इसमें ये है विद्यार्थी, टीचर, ठीक है, प्रबंधन मंडल, अभिभावक, समुदाय, तो ये 4 हैं। तो चारों में आपस में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है। विद्यालय है उसमें विद्यार्थी भी होता है, शिक्षक भी होता है, विद्यालय प्रबंधन होता है, अभिभावक समुदाय भी होता है, जो पेरेंट्स कम्युनिटी होती है वो, ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, परस्पर व्यवहार करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें ये
ये दूसरे डायग्राम में। तो यहाँ पर ये है विद्यालय, विद्यालय के बाद तहसील जिला स्तर पर सिस्टम आता है, प्रणाली आती है, और समुदाय, फिर पूरा जो सोसाइटी है, पूरा कम्युनिटी है, वो आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परस्पर व्यवहार करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं आपस में। ठीक है छात्रों, इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि विद्यालय प्रणाली के जो घटक हैं, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रबंधन, अभिभावक और समुदाय परस्पर व्यवहार करते हैं, जिससे एक विशिष्ट व्यवहार का पर्यावरण विद्यालय में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रणाली के प्रकार, द टाइप्स ऑफ सिस्टम। प्रणाली के कितने प्रकार हैं? पहला है मुक्त प्रणाली, ओपन सिस्टम, और नेक्स्ट है बंद प्रणाली यानी क्लोज सिस्टम। तो जो विद्यालय जो है वो ओपन सिस्टम में आता है, मुक्त प्रणाली में आता है, क्योंकि वह अपने पर्यावरण से परस्पर क्रिया करता है। जैसे ये पहला हो गया मुक्त प्रणाली और बंद प्रणाली। तो विद्यालय जो है इसके अंतर्गत आता है, मुक्त प्रणाली के अंतर्गत। ये पर्यावरण से परस्पर क्रिया करता है और इसकी उपप्रणालियों में भी परस्पर क्रिया होती रहती है। यद्यपि प्रणाली की जो व्याख्या है करना कठिन है, फिर भी इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि एक संगठन प्रणाली जो किसी पर्यावरण में कार्यरत है, उसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ होती हैं। ठीक है, देखिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, रेखा चित्र है। तो यहाँ पर उपप्रणाली दिखाई है, ये प्रशासनिक उपप्रणाली, ये अंदर पहले नंबर पे प्रशासनिक उपप्रणाली, और नेक्स्ट है प्रशासन प्रणाली, नेक्स्ट है पर्यावरण प्रणाली। ठीक है, तो पर्यावरण जो प्रणाली है, ऊपर वाला भाग जो सबसे ऊपर जो है बाह्य जो परत है, उसके अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। बाह्य इन्हीं आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल सिस्टम। तो वहाँ का जो पर्यावरण पूरा की महाप्रणाली है, उसके अंतर्गत प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और को एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सब आ जाता है इसके अंतर्गत। तो विद्यालय प्रबंध एवं पर्यावरण इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है इस चित्र की सहायता से कि विद्यालय प्रणाली एक विस्तृत पर्यावरण में कार्य करती है, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक प्रणाली कार्य करती है, और प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत प्रशासन एक उपप्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक, यहाँ पर जॉन वोंको ने भी 1982 में 1982 में विद्यालय की प्रणाली को और अधिक स्पष्ट किया। इन्होंने भारतीय परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त इसको प्रतीत होती है। इन्होंने भी रेखा चित्र के द्वारा ये इसको स्पष्ट किया है। ये जो रेखा चित्र है ये वाला, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे ऊपर है, कम दिखाई दे रहा हुआ है ब्लू लाइन, जो ब्लू कलर है ये महासामाजिक प्रणाली, ठीक है। इसके अंतर्गत फिर ये 1 2 3 4 ये जो मैंने देखिए कलर किया है, ये जो है राजनीतिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, तकनीकी प्रणाली से पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब महासामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आ जाते हैं। और जिला फिर है, जिला ये है ऑरेंज, ये जिला, ये वाला जिला शैक्षिक प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम। फिर है स्कूल सिस्टम, विद्यालय प्रणाली, और सबसे लास्ट में है छोटे से जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है बालक प्रणाली, ठीक है। तो विद्यालय प्रणाली और बालक प्रणाली। तो यहाँ पर इस चित्र के रेखा चित्र द्वारा इन्होंने ये दर्शाया है कि जो ये आप देख रहे हैं सबसे अंदर जो है वो बालक प्रणाली है। बालक प्रणाली यानी जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो इसका मुख्य भाग है,
केंद्र बिंदु हैं, ठीक है। ये उसके बाद विद्यालय प्रणाली आती है, स्कूल सिस्टम कार्य करता है। विद्यार्थी स्कूल जो विद्यालय प्रणाली को प्रभावित करते हैं, विद्यालय प्रणाली बालक प्रणाली को या छात्रों को प्रभावित करती है। फिर इसके बाद जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पर, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम या ब्लॉक एजुकेशन सिस्टम या तहसील एजुकेशन सिस्टम, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। और इन तीनों को जो प्रभावित करती हैं वो ये राजनीतिक प्रणालियाँ, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, तकनीकी, ठीक है, ये चारों इसको प्रभावित करती है। और ये चारों जो है सभी मिलकर किसको सामाजिक प्रणाली को भी प्रभावित करती है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि सामाजिक महाप्रणाली की कुछ उप प्रणालियों के या जो सिस्टम होते हैं के परस्पर क्रिया की अवधारणा को कॉन्सेप्टों में या कॉन्सेप्ट को बालक और विद्यालय सभी पूर्ण प्रणाली हैं, ठीक है। इसमें बालक और विद्यालय ही पूर्ण प्रणाली है, कंप्लीट सिस्टम है। बालक व विद्यालय प्रणाली का विद्यालय प्रणाली पर शैक्षिक प्रणाली का, जैसे मैं बता रहा था, ये एक दूसरे को प्रभावित करती है, तथा शैक्षिक प्रणाली पर जिला प्रणाली का एवं सभी पर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी प्रणालियों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये स्थिति दोनों तरफ होती है, बालक भी विद्यालय को, विद्यालय शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा प्रणाली आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी टेक्नोलॉजी प्रणालियों को, ये सभी सामाजिक महाप्रणाली को प्रभावित करते हैं। अतः सभी के मध्य जो परस्पर क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो डायग्राम के अंतर्गत जो दिखाया है कि ये एक दूसरे को, ये चारों हो गए, ठीक है, ये और ये सब आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ सम ऑफ द सिस्टम ऑफ द सोसाइटी सुपर सिस्टम, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसको आप चाहे बना लीजिएगा, ठीक है छात्रों, ये हो गई इसकी सिस्टम। अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रणाली। विद्यालय प्रणाली के मुख्य अंग, द ऑर्गन्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ स्कूल सिस्टम या ऑर्गन्स ऑफ स्कूल सिस्टम। तो ये तो सभी जानते होंगे, इसके जो मुख्य अंग माने जाते हैं, मुख्य पार्ट्स जो माने जाते हैं, ऑर्गन्स माने जाते हैं, वो कौन कौन होते हैं। प्रशासक होता है, शिक्षक होता है, विद्यार्थी तथा सहायक सेवा कर्मचारी होते हैं, जितने लोग इन्वॉल्व, यानी कि आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि मानवीय तत्व जो होते हैं, एक भौतिक तत्व और मानवीय तत्व, ऑर्गेनाइजेशन में जो पढ़ा था आपने, तो जो मानवीय तत्व होते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स, वो सभी इसके अंग होते हैं। प्रशासक, शिक्षक, विद्यार्थी, सहायक सेवा कर्मचारी, ठीक है, पानी स्वीपर, ये सब आ जाते हैं इसमें नाली वाली। तो ये सभी परस्पर आपस में क्रिया करते हैं। यदि इस क्रिया परस्पर व्यक्तियों का व्यवहार, अपेक्षित व्यवहार, एक्सपेक्टेड बिहेवियर के अनुरूप है तो परस्पर सामंजस्य बना रहता है, ठीक है, सब कुछ सही है तो आपस में एडजस्टमेंट होता रहता है, बना रहता है। यदि नहीं है तो तनाव या संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। आप देखते होंगे ऐसी एग्जाम्पल स्कूल में, कॉलेजों में, ठीक है, कि टीचर की स्टूडेंट किसी टीचर की लाइब्रेरी से नहीं बनी है, प्रिंसिपल को कोई टीचर पसंद नहीं है, प्रिंसिपल को कोई स्टूडेंट पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो विचारों का आदान प्रदान सही नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। वहाँ हम कहने लगते हैं कि पॉलिटिक्सबाजी हो रही है, ये सब कुछ है, ठीक है। कभी किसी टीचर ने स्टूडेंट ने नमस्कार नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं किया सुबह को, लास्ट में तो पता लगा टीचर ही वहाँ पे मनमुटाव हो गया, अरे ये तो ये है वो सब, ठीक है। तो इस तरीके से विद्यालय में परस्पर क्रिया समूह के मुख्य जो रूप हैं वो तीन होते हैं, प्रशासक, शिक्षक, प्रशासक, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यार्थी, ठीक है। विस्तार पूर्वक अगर हम बात करें तो किस तरीके से होता है वो सब आपको जानकारी है, स्कूल में क्या स्थिति रहती है। यदि अपनी भूमिका के संबंध में सभी का व्यवहार जो है अपेक्षाओं के अनुरूप होता है तो विद्यालय में पर्यावरण का
एक अच्छे पर्यावरण का निर्माण हो सकता है, होता है या हो जाएगा। तो यदि भूमिका निर्वाह करने वाले जो रोल प्ले होते करते हैं अपने, जिसको जो रोल दिया गया है, जिसका जो कार्य है, करने वाले व्यक्ति को अपनी भूमिका का सही अनुमान नहीं है, से उसको अनुभव नहीं है, उसके मस्तिष्क में अपेक्षित भूमिका का चित्र ठीक नहीं है, यह तब स्वाभाविक रूप से इस ये त्रुटिपूर्ण या इसकी कमी चित्र के कारण उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा, जो तनाव पैदा करेगा। ये परस्पर सद्भाव के विपरीत ही होगा। इस प्रकार अतः ये आवश्यकता है कि विद्यालय प्रणाली में कभी सभी को अपनी अपनी भूमिका, यानी जो अपने अपने कार्य हैं, जिसको जो कार्य दिए गए हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह करने के लिए अपेक्षित भूमिका का निर्वहन करे। तो विद्यालय पर्यावरण को जो प्रभावित करने वाले कारक जो है वो दो हैं, एक नेतृत्व लीडरशिप जो है लीडरशिप, और दूसरा है शिक्षकों का व्यवहार स्वीकार। इसको जो स्वीकार किया है वो हॉलपिन तथा क्रॉफ्ट ने विद्यालय पर्यावरण को प्रभावित करने वाले दो कारक बताए इन्होंने, एक तो लीडरशिप नेतृत्व और दूसरा है टीचर्स का बिहेवियर। ठीक है, देखिए टीचर्स का बिहेवियर तो मुख्य भूमिका रहती है उसकी विद्यालय का पर्यावरण बनाने में। ठीक है, अगर उसका व्यवहार अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, बच्चे भी सीखेंगे, बच्चे पढ़ना चाहेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं ये दो प्रकार से, अगर लीडरशिप की बात करें, नेतृत्व की, तो देखिए लीडरशिप हायर अथॉरिटी या प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का टीचर्स पर, पूरे स्कूल पर, तो किस तरीके से उसका व्यवहार है, किस तरीके से उसकी नेतृत्व प्रणाली है, कैसा उसका उसकी लीडरशिप कैसी है, उसका व्यवहार कैसा सभी के प्रति। ठीक है, अगर सही है तो सही है, नहीं है तो कहीं ना कहीं वो विद्यालय पर्यावरण को प्रभावित करेगा। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवहार और शिक्षकों के परस्पर व्यवहार के परिणाम स्वरूप भी विद्यालय प्रणाली में अनेक प्रकार के पर्यावरण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मुक्त, स्वायत्त, ऑटोनोमस, ओपन, नियंत्रण, कंट्रोल्ड, फैमिलियर, पितृवत, क्लोज्ड। इनकी परस्पर विशेषताओं के मिलने से अनेक मध्यम प्रकार के पर्यावरण भी बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशासनिक स्तर और मानवीय संबंध। ये थे आपके प्रशासन, शिक्षक, ये सब। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रशासनिक प्रशासनिक स्तर और मानवीय संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड ह्यूमन रिलेशंस। तो इसमें इन्होंने इसके जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, वो 3 हैं, प्रशासक या प्राचार्य या प्रिंसिपल एवं विद्यार्थी संबंध, और प्रशासक शिक्षक संबंध, प्रशासक समुदाय संबंध। समुदाय में पेरेंट्स आ गए या कम्युनिटी जो आसपास की या पड़ोस की है, वो सब उनके आपस में संबंध कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो मुख्य इसमें रोल दिया गया है किसका, प्रशासक का, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो यहाँ पर समानता प्रिंसिपल के बारे में आपने पिछले लेक्चर के माध्यम से, पिछले यूनिट में, 3rd यूनिट में काफ़ी कुछ अध्ययन किया, पढ़ा, उसके गुण कैसे होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब उसको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर समानता जो प्रशासक और प्रधानाचार्य विद्यार्थियों के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं, परंतु वह जैसे भी जहाँ भी कार्य करते हैं विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर एक प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं। प्रधानाचार्य का जितना अधिक संपर्क विद्यार्थी से होगा, ये छवि उतनी ही अधिक स्पष्ट होगी। अधिकांश प्रशासनिक समस्याएं विद्यालय समाज के मानव समुदाय की समस्याएं हैं और इनका समाधान निकट संपर्क से हो जाता है। नेक्स्ट है ये प्रशासक शिक्षक संबंध। इसमें यानी प्रिंसिपल या अथॉरिटीज़ का जो रिलेशन है वो मूल रूप से मानवीय संबंधों की आधारशिला है। अतः प्रशासक और शिक्षक के संबंधों का प्रभाव संपूर्ण विद्यालय पर पड़ता है। प्रिंसिपल और टीचर्स का जो में रिलेशन है, अगर मनमुटाव है या उनमें पॉलिटिक्सबाजी होती है, इस तरीके से भी हम बात कर रहे थे पीछे, उनके अनुरूप एक दूसरे के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, या कोई भी कार्य ऐसा विद्यालय संबंधित है तो प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं है, प्रिंसिपल का अनुभव नहीं है, तो वो अपना टीचर्स से कोई
राय नहीं ले रहा है, ठीक है, राय का मीन समझ रहा है, वो मीटिंग नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अनुभवी शिक्षक हैं, उनको उनके आधार पर कार्य नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो संपूर्ण विद्यालय पर उसका प्रभाव पड़ता है। अतः प्रधानाचार्य को इस प्रकार के संबंधों का निर्माण करना चाहिए ताकि संगठन के जो ऑर्गेनाइजेशन है के विकास में अधिक योग प्राप्त हो सके। यहाँ पर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के संबंध द्विपक्षीय होते हैं, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रशासन से शिक्षक अपेक्षा करते हैं तो शिक्षक से भी उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुरूप योगदान की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है प्रशासक समुदाय संबंध, यानी प्रशासक इसमें वही प्रिंसिपल और कम्युनिटी का क्या रिलेशन किस तरीके से होना चाहिए। तो समुदाय से जो अपेक्षाएं प्रशासक करता है वही समुदाय भी प्रशासक या प्रधान अध्यापक शिक्षक सभी से अच्छे व्यवहार और कार्य निश्चितता की अपेक्षा करता है। यहाँ पर समुदाय को जो माना गया है कहीं ना कहीं पेरेंट्स या वहाँ का समुदाय, वहाँ का समाज, ठीक है, या जो पूरा संपूर्ण विद्यालय में जितने लोग हैं वो सब समुदाय तो है विद्यालय का, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासक अगर प्रिंसिपल अगर अपेक्षा करता है कि ये हमारा ये कार्य सब अच्छे से करें, वो करें, माली अच्छे से सफाई करे, माली अच्छे से पौधों को पानी दे, पौधे अच्छे से करें, वो सब कुछ टीचर का जो काम पढ़ाने का अच्छे से पढ़ाए, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल स्वीपर ने अच्छे सफाई की मेहनत से कहीं गलती से थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसकी कमी रह गई, तो वो आकर के उसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया प्रधानाचार्य ने, प्रिंसिपल ने, ठीक है, और उसके कार्य की सराहना नहीं की, उसकी इंसल्ट की, तो कहीं ना कहीं उनके आपस में जो व्यवहार है वो उसका यानी वो जब वो अपेक्षा कर रहा है प्रिंसिपल स्वीपर से, तो स्वीपर को भी अपेक्षा रखती है अच्छे व्यवहार की, ठीक है, ऐसी स्टूडेंट की, ऐसी जब अच्छे स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट से अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी है उसका ध्यान रखा जाएगा, तो बच्चे भी जो है, विद्यार्थी भी, स्टूडेंट भी सम्मान देंगे, तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है, उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए दोनों अपने दायित्वों का पूरा अच्छे से करें। अतः समुदाय के साथ संपर्क बनाकर कार्यों को निर्धारित और निश्चित करते हुए सुव्यवस्था प्रदान की जाती है। इस प्रकार प्रधानाचार्य करता है, तो दोनों की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से अच्छे संबंधों पे रहती हैं। ठीक है छात्रों, ये टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।